V वोल्ट की एक पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी है और यहाँ ऑन ऑफ के लिए हमने की लगा दी है। अब करंट जैसा बताया था कि एंटर करेगा नेगेटिव टर्मिनल में और निकलेगा किससे, पॉजिटिव से, यानी कि ये हाई पोटेंशियल पे होता है और ये लो पोटेंशियल पे। तो करंट, कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है इसके अंदर, जैसा कि बताया था E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और ये लेंथ L ऑफ द कंडक्टर है अक्रॉस विच PD इज अप्लाइड, है ना, यानी कि यहाँ पर लेंथ के अक्रॉस ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया है। तो दो पॉपुलर रिजल्ट हमने निकाल लिए थे। यहाँ पे आप लिख देंगे सिचुएशन is as shown in figure। तो प्यारे बच्चों, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, we know that drift velocity of free electron। तो drift velocity कितना, drift velocity का जो फॉर्मूला है Vd इक्वल टू हमने पढ़ा है E बाय कितना, m इंटू टाउ, ये मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर इसको E इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V बाय L, इक्वल टू V बाय L बताया था, तो Vd इक्वल टू आ जाएगा EV अपॉन कितना, ml इंटू टाउ, ये इक्वेशन मिल जाएगी 1, क्योंकि हमें पता है कि V बाय L को ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, E। ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने यूज कर लिया, जो रिजल्ट हम पीछे निकाल चुके थे। ऑल्सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर में जो करंट है तो उस करंट की वैल्यू, करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, कंडक्टर में जो करंट है वो कितना है प्यारे बच्चों, I इक्वल टू NEA इंटू VD। ये इक्वेशन आपकी 2 मिल जाएगी प्यारे बच्चों, कितनी, सेकंड इक्वेशन आ जाती है ना। अब यहाँ टर्म जो यूज हो रहे हैं, N मैंने बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें ओम्स लॉ प्रूफ करना है, और ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, V अपॉन I को कांस्टेंट दिखाना है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो रिजल्ट लिखा हमने उसमें V इन्वॉल्व कर रहा है, सेकंड रिजल्ट में I इन्वॉल्व कर रहा है। तो हम क्या काम करें, यहाँ भी Vd आ रहा है तो यहाँ से हम Vd की वैल्यू निकाल ले। तो Vd की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है, Vd इक्वल टू I अपॉन कितना, NEA, ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो ये सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट कर देते, हमें इजीली रिजल्ट मिल जाएगा बाय 1 and 2। 1 और 2 से अगर हम देखें तो 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2 है, तो EV बाय कितना, ml इंटू टाउ इक्वल टू I अपॉन NEA। तो यहाँ से V अपॉन I की वैल्यू रीअरेंज कर लेते हैं टर्म को, तो टर्म को रीअरेंज करेंगे, I नीचे आ जाएगा V के, है ना, और बाकी टर्म्स उस तरफ चले जाएंगे। तो ऊपर मिलेगा हमें प्यारे बच्चों ML, और नीचे मिलेगा हमें NE स्क्वायर इंटू
ए और इंटू टाउ भी इधर आ जाएगा इंटू टाउ। तो ये v अपॉन आई हमें मिल जाएगा ml अपॉन एन स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो v अपॉन आई हमें यहाँ मिल जाता है प्यारे बच्चों m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ l अपॉन ए। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यू है m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, L अपॉन ए, L हम इजीली मेजर कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इजीली मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर, है ना। तो डायमीटर इसका किस डिवाइस से मेजर करते हैं प्यारे बच्चों? स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज से डायमीटर मेजर कर लेते हैं और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होता है वायर का? सर्कुलर। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इजीली निकाल सकते हैं। तो v अपॉन आई हमें ये मिल जाता है। दिस इज द, ये क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर एंड नोन एज रेजिस्टिविटी। और इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी, और रो से हम डिनोट करते हैं। दूसरा रेजिस्टिविटी का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां से हमें रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन मिल जाता है m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो साथ के साथ ओम्स लॉ तो प्रूफ होता ही है प्यारे बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी भी प्रूफ हो जाता है। तो दोनों ही प्रूफ आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ओम्स लॉ या रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन, तो प्रूफ सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, v अपॉन आई क्या होगी? एक कांस्टेंट वैल्यू है फॉर ए गिवन वायर, फॉर ए गिवन वायर या कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट, और इसी को हम कहते हैं दिस इज द ओम्स लॉ। इसी को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? दिस इज ओम्स लॉ। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो ये ओम्स लॉ का प्रूफ हो जाता है। अब यहां से हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है कि v अपॉन आई इक्वल टू, हमने प्रूफ कर दिया कांस्टेंट, v अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसी को हमने कहा ओम्स लॉ। दूसरा एक्सप्रेशन यहां से हमें मिला रो इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है। अब अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दे, हमें पता है v अपॉन आई किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो यहाँ R रख दे और यहाँ पर हम रख देते हैं रो। तो R इक्वल टू रो L अपॉन एक नया फॉर्मूला मिल जाता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं, यानी कि अब हमें ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी भी मिल जाती है। कहां से होती है? ओम्स लॉ से रेजिस्टिविटी की ओरिजिन हुई है, समझे नहीं? ये तो रो को यहां रखने पर v अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R, और यहां हम रो L अपॉन ए, तो नया फॉर्मूला यहां से ऑल्सो डेराइव हो जाता है R इक्वल टू L अपॉन ए। ठीक है, ये देखो प्यारे बच्चों, यहीं से ये नोट करने वाली बात है कि R इक्वल टू हमें फॉर्मूला मिल जाता है रो L अपॉन ए, और वेयर रो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ तो ये, अब यहाँ पर ये L होता क्या है? इस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट बात है टर्म का, है ना, जो टर्म यूज हो रहे हैं।
रो आपको पता चल गया, ये मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल पर डिपेंड करती है कि जो वायर आपने लिया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो ये अब L क्या है प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले में L को ध्यान रखना है, बच्चे पढ़ लेते हैं बस लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो प्यारे बच्चों इतना लर्न करना सफिशिएंट नहीं है, अगर न्यूमेरिकल आपको करने हैं, पूरी डीपली नॉलेज लेनी है तो इसको बहुत ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा। L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेकिन ये लेंथ है ना, अगर कंडक्टर की ये लेंथ है तो कौन सी लेंथ है कंडक्टर की लेंथ, तो क्या हो सकती है, एक आपका अलोंग दिस वन लेंथ हो सकती है ना, और ब्रीथ भी हो सकती है और हाइट भी हो सकती है। तो अगर मान लिया क्यूबिकल कोई कंडक्टर है तो उसमें आप L लेंगे या B लेंगे या H, है ना। तो इस बात को समझने के लिए हमेशा याद रखो, पूरा कंप्लीट नाम याद रखो, लेंथ ऑफ कंडक्टर अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तो वो लेंथ है यहाँ पर R इक्वल टू रो एल अपॉन ए में। एल वो लेंथ है जिस लेंथ के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। ठीक है, बैटरी जोड़ी है तो जिस लेंथ के एंड पर आप बैटरी जोड़ेंगे वही एल मानेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरी बात ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जो फ्लो ऑफ करंट है ना, ये करंट का फ्लो हो रहा है ना, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। अब प्यारे बच्चों एक मैं इस पे क्लियर करना चाहूंगा, एक एग्जांपल लेकर के, एक न्यूमेरिकल, हम इस फॉर्मूले को और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन की। रेजिस्टिविटी के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक कंडक्टर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में एक कंडक्टर आपको गिवन है। ये क्यूबॉइड है और इसकी जो लेंथ है प्यारे बच्चों L वो है 1 मीटर और ब्रेथ 1/2 मीटर, और जो हाइट है H वो 1/3 मीटर गिवन है। ठीक है, रेजिस्टिविटी गिवन है रो, रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किस किस के लिए, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ठीक है, का क्या बताइए, रेजिस्टेंस बताइए। सेकंड रेजिस्टेंस फ्रंट और बैक का बताना है, फ्रंट एंड बैक। और थर्ड बताना है आपको रेजिस्टेंस टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, तो अब लेफ्ट और राइट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए कंडक्टर का, इसका मींस क्या है कि जो बैटरी अटैच की गई है वो किसके अक्रॉस की गई है, L के। किसके अक्रॉस की गई है प्यारे बच्चों, बैटरी आपका लेंथ के अक्रॉस जोड़ी गई है इस कंडक्टर पर, और फ्रंट और बैक, है ना, फ्रंट और बैक। अब वहां पर बैटरी जोड़ी गई है तो जो लेंथ होगी अब फ्रंट और बैक वाली, है ना, पोजीशन को मिलाएंगे, उसके अक्रॉस लेंथ हो जाएगी हमारी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी फ्रंट बैक के लिए 1/2, और टॉप और बॉटम के लिए
लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, h। तो फर्स्ट केस में अगर बात करें हम आंसर की, तो लेफ्ट एंड राइट के लिए अगर रेजिस्टेंस हम लिखेंगे तो रो एल, एल अपॉन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब करंट ऐसे फ्लो होगा, लेंथ है तो करंट ऐसे फ्लो होगा तो उसके लिए फेस यूज करेंगे हम दिस वन, और इसका एरिया कितना होगा, b इंटू एच। तो ये आ जाएगा b इंटू एच। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, l की वैल्यू 1 मीटर, d की वैल्यू 1/2, h की वैल्यू 1/3, तो ये मिलेगा 6 रो। क्लियर। सेकंड, आर फ्रंट एंड बैक, फ्रंट और बैक का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जो लेंथ होगी, अब है ना, लेंथ होगी r इक्वल टू रो एल, वो लेंथ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, b, फ्रंट और बैक का। तो b अपॉन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, l इंटू एच। तो रो 1/2 अपॉन 1 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 3/2 रो। ये आंसर होगा, इतने ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट रखेंगे तो ओम में निकल जाएगा आंसर। थर्ड, आर टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम के लिए अब हम क्या है, टॉप और बॉटम के लिए लेंथ की वैल्यू, यानी कि टॉप बॉटम के अक्रॉस बैटरी जोड़ी गई है, उस इसलिए उसके लिए लेंथ हमारी 1/3 होगी। रो h अपॉन कितना आएगा, LB, तो रो h की वैल्यू 1/3, 1 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगी 2/3 रो। तो ये हमारे फाइनल आंसर मिल जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, अगर और इसमें डीपली क्वेश्चन पूछा जाता तो ये भी पूछ सकते हैं भाई, आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम फाइंड आउट करो, के कैलकुलेट करो आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम। तो प्यारे बच्चों, अगर बैटरी हम उस लेंथ के एक्रॉस जोड़ दे जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर बात करें L की वैल्यू ग्रेटर है किससे, B से, और B ग्रेटर है किससे, S से, तो ये वाली लेंथ हमें R मैक्सिमम देगी और ये वाली लेंथ हमें R मिनिमम देगी। क्लियर। ये हमें R मिनिमम, तो रेजिस्टेंस जो आया हमारा, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस R मैक्सिमम कितना आया हमारा, R मैक्सिमम हमारा 6 रो मिला और R मिनिमम हमारा कितना मिला, 2/3। तो यू हैव कीप इन योर माइंड, हमेशा ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हमें मिलेगी, तो R मैक्सिमम लेंथ अगर ग्रेटर है तो हमें R मैक्सिमम मिल जाता है, ठीक है। अब है फैक्टर्स affecting the resistance of a conductor। कौन कौन से फैक्टर है जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस फॉर्मूले से क्लियर होता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला, फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की जो लेंथ है वो भी अफेक्टेड करती है किसको, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल होगा L के। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर हम बात करें टू कंडक्टर्स के लिए, तो रेजिस्टेंस की कंपेयर करें R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो यहाँ से ये पता चलता है
कि हायर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर हायर विल बी इट्स रेजिस्टेंस, लोअर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर लोअर विल बी इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए क्या है प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ये भी अफेक्टेड करता है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर सर्कुलर होता है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के, या हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। इसका मीन्स होता क्या है प्यारे बच्चों? अगर थिन वायर है तो थिन वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलो, ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? बताइए। थिन वायर पतला होता है और पतले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर ग्रेटर होता है और रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर कम होता है। मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा, पतले तार का रेजिस्टेंस अधिक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये बात। तीसरा जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को अफेक्टेड करता है वो मेटल की मेटेलिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, कि आपका जो मेटल है, कंडक्टर है, वायर है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, यानी कि दैट इज कहने का मतलब आर किस पे भी डिपेंड करेगा? रो पर, दैट इज ऑन रो पे भी डिपेंड करता है, ये चीज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ है ना फैक्टर होता है टेम्परेचर, है ना। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके लिए? मेटल के लिए। तो आर प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए? टेम्परेचर। यानी कि अगर मेटल का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो रेजिस्टेंस भी प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर्स है, ठीक है, जो अफेक्टेड करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, और फोर्थ, टेम्परेचर। अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट क्या होती है? तो यहां से रो की बात करें, रो निकाले R इंटू ए अपॉन एन। तो R की यूनिट ओम होती है, सिंबल है ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन बताए, डेफिनेशन ऑफ रो, तो डेफिनेशन ऑफ रो क्या हो जाएगी? हम यहां से L को 1 मीटर लेट कर ले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले ले, तो देन हम कह सकते हैं कि जो रो है वो R के इक्वल है। तो ये हमें यहाँ डेफिनेशन निकल जाती है, ठीक है, कि कोई भी वायर है यूनिट लेंथ का है एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, यानी कि दैट इज हम लिख सकते हैं इफ a wire of unit length and unit area of cross section, then its resistance is called resistivity। तब
उसके रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो ये हमने ओम्स लॉ को डिस्कस किया, उसका प्रूफ सीखा, ठीक है। और ओम्स लॉ से ही एक नया टर्म, एक नई प्रॉपर्टी डेवलप की जिसका नाम था रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी को बताया, रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी का मतलब अगर एक गिवन वायर के लिए रेजिस्टिविटी रो है और उस गिवन वायर के हम छोटे छोटे पीस कर दे तो ईच पीस की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं होती। तो किसी भी एक वायर को आप मेल्ट करें, मेल्ट करके रिकास्ट करें दूसरा, यानी कि एक आपका वायर बनाए, तो उस वायर की इंटरनल प्रॉपर्टी दैट इज रेजिस्टिविटी विल बी सेम। तो किसी भी वायर को काटने पर या किसी वायर को पिघलाकर के नया वायर बनाने पर, समझे नहीं, रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट को नोट कर लेना अपनी फेयर कॉपी में कि अगर हम किसी वायर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाए या उस वायर को पिघला करके एक नया वायर बनाए तो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी सेम रहती है। समझे नहीं, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। तो ये डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस के बारे में, यानी कि नॉन ओमिक डिवाइसेस होते क्या है। अब प्यारे बच्चों ग्राफ्स फॉर आईवी ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे। आईवी ग्राफ्स फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो पहली बात तो नॉन ओमिक डिवाइसेस को नॉन लीनियर डिवाइसेस भी कहते हैं। सेकंड नाम क्या होता है, नॉन लीनियर डिवाइसेस। क्योंकि अगर इन डिवाइसेस के लिए हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, आईवी ग्राफ ड्रॉ करें, तो वो ग्राफ हमें नॉन लीनियर मिलता है, इसलिए, ठीक है। ओमिक रेजिस्टेंस क्या थे, जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और उनके लिए ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता था, आईवी ग्राफ। बट नॉन ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। और ऐसे डिवाइसेस किस आप मटेरियल के बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर, है ना, आपका सेमीकंडक्टर है अगर, तो ये नॉन ओमिक डिवाइसेस है। जैसे डायोड है, टेट्रोड वाल्व होता है ना, ये भी क्या होता है, नॉन ओमिक डिवाइसेस होता है। टॉर्च बल्ब, ये भी क्या होता है, एक नॉन ओमिक डिवाइसेस होता है। तो डायोड हुए, ट्रांजिस्टर हुए, टेट्रोड वाल्व हुए, ये सब कैसे डिवाइसेस है, नॉन ओमिक डिवाइसेस है। अगर इन डिवाइसेस के लिए हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो नॉन लीनियर हमें मिलता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्यारे बच्चों, आईवी ग्राफ प्लॉट करते हैं हम आपका टेट्रोड वाल्व के लिए, तो टेट्रोड वाल्व के लिए ग्राफ कुछ इस टाइप का हमें मिल जाता है। ये ग्राफ है टेट्रोड वाल्व के लिए, टेट्रोड वाल्व के लिए ग्राफ है, आईवी ग्राफ है, आईवी ग्राफ। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, यानी कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ये ड्रॉ हो जाएगी प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है,
और इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। यानी कि आप टेंजेंट तो हमने अपनी हेल्प के लिए टेंजेंट ये ड्रॉ की गई। आपसे पूछा जाएगा पॉइंट ए का रेजिस्टेंस, ए पर रेजिस्टेंस की नेचर कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, बी पर और सी पर, ए बी सी किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ से हमें काफी डाउट हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो देखो ए पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, और यहाँ पे अगर हम देखें पैरेलल ड्रॉ करें एक लाइन हो, तो ये यहाँ पे जो स्लोप हमें मिलता है आई बी, जो स्लोप मिलता है उसमें जो ये एंगल है वो क्या है, थीटा है। कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा एंगल है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस टेंजेंट के लिए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, इसके लिए थीटा हमें क्या मिल जाता है, 0 डिग्री। तो यहाँ स्लोप आ जाता है 0। और यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ अगर हम एक पैरेलल बी एक्सिस के लाइन, तो यहाँ जो थीटा मिल रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या इंडिकेट हो रहा है, हमारा जो ए पॉइंट है वो किस बात को की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस अगर हम निकाले तो हमें रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ पर कितना, 1/tan थीटा। तो ये रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, क्योंकि थीटा 90 से छोटा है तो tan थीटा पॉजिटिव है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। और मैंने बताया था आई वी ग्राफ से हम जब स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप है ना किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए हम कह सकते हैं R = 1/tan थीटा। तो ये पॉजिटिव मिलता है। इसका मीन्स क्या है प्यारे बच्चों, इसका मीन्स ये है कि करंट जैसे जैसे, यानी कि A से अगर B के बीच का पार्ट देखें तो करंट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज भी इंक्रीज होते हैं। वोल्टेज भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो वोल्टेज अगर हम यहाँ पे ये बताता है कि वोल्टेज इंक्रीज होने पर करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि बी वाले की बात आती है। तो बी वाला किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो R = कितना, 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा tan 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू 1/0 और 1/0 इंफिनिटी। इट मींस अब यहाँ देखो बी पॉइंट पर, बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज भी है, बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कुछ, अगर बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हम देखें तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं वोल्टेज भी और ये। तो कुछ बच्चे समझ जाते हैं कि अगर रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो V भी 0 हो गया और I भी 0। दैट इज रॉन्ग है प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसका अगर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का इंफिनिटी है तो जरूरी नहीं है कि V 0 हो, न तो V 0 होगा और न ही I 0 होगा। बिल्कुल क्लियर साफ नजर आ रहा है हमें, न तो V इस B पॉइंट पर I 0 नहीं है और B भी 0 नहीं है। तीसरा पॉइंट, यानी कि पहला क्या बताता है, स्लोप पॉजिटिव है। इस पॉइंट का स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है तो R क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना। B यहाँ पर रेजिस्टेंस इंफिनिटी मिल जाता है, B पॉइंट पर रेजिस्टेंस इंफिनिटी मिल जाता है। बात करते हैं C पॉइंट किस तरफ इशारा, tan थीटा यहाँ क्लियर है कि tan थीटा 90 से ग्रेटर है। 90 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होगी tan थीटा में वो नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाता है निगेटिव। निगेटिव रेजिस्टेंस का मीन्स क्या है, अगर वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे तो करंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा करंट हमारा। तो ये प्यारे बच्चों नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए ग्राफ है। और भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड ग्राफ आप ले सकते हैं आईवी ग्राफ आप सेकंड डायोड के लिए, डायोड भी नॉन ओमिक डिवाइस है। तो ये डायोड के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम का अगर ग्राफ सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए ड्रॉ करें तो ये ग्राफ हमें मिलता है, इस शेप का ग्राफ आप देख सकते हैं।
कि ये ग्राफ किस तरफ इशारा कर रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी इसी बात को बता रहा है कि इसका जो स्लोप है ना, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये यानी कि यहाँ पे अगर वोल्टेज इंक्रीज करे तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। सेम वही लगा सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल मिलेगा। तो जब भी स्लोप देखना हो किसका, किसी भी कर्व का, तो आप उस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर थीटा को देखेंगे। थीटा अगर क्या है, 90 से बड़ा है तो स्लोप कैसा हो गया, निगेटिव, और 90 से छोटा है तो स्लोप हो जाता है पॉजिटिव, और थीटा 0 है तो स्लोप हो जाता है 0। तो ये किसके लिए है, ये डायोड के लिए है। किसके लिए, फॉर डायोड। ये होता है डायोड। तो ये डायोड का है ना। इसी तरीके से टॉर्च बल्ब के लिए भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। थैंक यू।